नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक मैंने जो पढ़ाया होप आज आप सभी पढ़ के आए होंगे। और जैसा कि मैंने ये इसके पहले आपको जो भी लेक्चर्स लिया, जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो मैं इतना उम्मीद करूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगा और जो भी मैं बातें आपसे पूछूंगा वो चीजें आपको इजीली याद रहेंगी। तो चलिए आपका टेस्ट लिया जाए आज। अगर टेस्ट लिया जाए तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं लिया जाए तो भी कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, टेस्ट लूं या नहीं लूं। फटाफट कमेंट कीजिए कि टेस्ट लूं या नहीं लूं। फटाफट कमेंट आना चाहिए। चलिए बताइए, आप लोग जो बोलोगे वही करूंगा। टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फटाफट बताइए, टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चलिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा नहीं। आपका तथ्य क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एचडीएफसी बैंक, अब आप ये बोलोगे कि बैंक कहां से आ गया। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं करने वाली है, मैं ये आपके तर्क देख रहा हूं। एचडीएफसी बैंक राज्य का एक स्वरूप है। चलिए बताइए, ए सही, बी गलत। मैंने पहले ही आपको बोला ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं राज्य कल आपको पढ़ाया था तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। तो एक बेसिक सा आपका नॉलेज आजमाने के लिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन किया हूं। एचडीएफसी बैंक राज्य का एक स्वरूप है। ए सही, बी गलत। बस यही कमेंट करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं आपका जो है, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए, अपने 8-9 लेक्चर हुए, तो इसके लिए मैं आपको अभी टफ कंफ्यूजन नहीं दे रहा हूं। फिर भी मैंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, इसका आप फटाफट कमेंट कीजिए कि एचडीएफसी बैंक राज्य का स्वरूप है कि नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसके बाद दूसरा एक पूछता हूं, फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक राज्य का स्वरूप का एक स्वरूप है, तो ये कथन क्या है? गलत है, यानी ये राज्य का स्वरूप नहीं है। मैंने आपको बताया था कि राज्य का स्वरूप वही होता है जो सरकार की शक्तियों का अनुसरण करते हैं या सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद न्यायालय द्वारा उसमें जो है बैंक की वित्तीय संस्थाएं भी जोड़ दी गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी चलिए मैं आपको थोड़ा एक घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए बताइए, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 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 1971 के तहत के तहत 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया। ठीक है, इसमें भी आपसे एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी जवाब चाहूंगा। सही है, बी गलत है। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने तुक्का भी कर दिया और उसका अंदाजा लग गया तो 2 ही ऑप्शन है, तो आपको एक ही कमेंट करना है, 2 कमेंट नहीं करना है। तो चलिए बताइए, 24वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 13 क्लॉज 4, कल मैंने आपको 13 क्लॉज 4 बताया था, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए ऐसे ही डेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कंफ्यूज कर देते हैं, और ये जो आपके तर्क दिए जाते हैं कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया, 12 क्लॉज 1 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? तो इसका कमेंट करके बताइए, ये सही में 13 क्लॉज 4 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि नहीं जोड़ा गया था? दूसरी चीज, ये ईमानदारी से आप कमेंट करना। आपके पास बुक है, कल के लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आप तुरंत सही जवाब दे दोगे। परंतु किंतु लेकिन मगर बट दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूं कि आप एकदम सही जवाब दो। अगर आपने कल का नहीं पढ़ा है तो कमेंट में कर दो कि नहीं ध्यान में है, नहीं पढ़ा है। फिर भी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका जवाब दो, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कि सही है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। ये मैंने कल आपको बताया था। अगर इसका ध्यान में होगा तो आपको ये आप जवाब दे दोगे, ठीक है, क्योंकि इसी के तहत
संविधान में न्यायालय ने क्या बोला था कि संविधान संशोधनीय नहीं है, परंतु इसका क्या दो रूप बताया गया था, व्यापक और सीमित रूप। अगर आपको ध्यान में होगा जो मैंने दो रूप बताया था, अगर वो दो रूप आपको ध्यान में होगा तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आप इसका उत्तर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर इतना ध्यान में है तो आपको वो उत्तर आराम से लिख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग अपना मौलिक अधिकार जो है शुरू कर रहे हैं। तो पहला हम लोग जो मौलिक अधिकार आज से चालू कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को कितने मौलिक अधिकार बताए, 6। तो एक बार रिवीजन कर लेता हूं चालू करने से पहले, जिसमें पहला क्या था, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, ये कहां से कहां तक था, 14 से 18। दूसरा क्या था, चलिए कमेंट करते जाइए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक था, ये था सॉरी 14, 15, 16, 17, हाँ सॉरी 18। चलिए दूसरा कमेंट कीजिए, मैंने हिंट दे दिया आपको कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां था, फटाफट कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे उसके बाद ही मैं आगे लिखाऊंगा, आप फटाफट कमेंट कीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में था, फटाफट कमेंट कीजिए। सॉरी ये 18 के बाद 19, फटाफट कमेंट कीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक था, फटाफट स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22, यानी टोटल इसमें कितने अनुच्छेद है, 5 समता के अधिकार में। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है, 4, 19 सॉरी 5, 19, 20, 21, 21 से और 22, इसमें भी कितने अनुच्छेद है, 5। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं, क्योंकि शोषण नहीं कर सकते हो आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फटाफट इसका भी कमेंट कीजिए कि अनुच्छेद कितने से कितने तक था। मैंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था, अगर आपको ध्यान में होगा इसमें मैंने 2 ही अनुच्छेद आपको पढ़ाए थे, अगर वो दोनों याद है तो आप फटाफट कमेंट कर दोगे। चलिए बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन कौन सा अनुच्छेद था, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट। ठीक है, इसमें मैंने 2 अनुच्छेद आपको पढ़ाए थे, वो क्या थे, 23 और 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये बताइए अनुच्छेद, ये तो आप बता ही दोगे, 25 से लेके कहां तक है, इसका कमेंट कीजिए। धर्म की स्वतंत्रता मैंने काफी अच्छे से आपको बताया था, अगर आपके दिमाग में होगा तो फटाफट कमेंट कर दोगे। चलिए फटाफट कमेंट करो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फटाफट कमेंट कीजिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो क्या था, 25 से 28, यानी टोटल इधर पे कितने हैं, 25, 26, 27, 28, 4। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। चलिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कमेंट कीजिए। अब ज्यादा अब तो एक अधिकार जो निकल गया था उसके पहले और इसके बाद का, ये तो आप इजीली मेरे हिसाब से कमेंट कर लोगे, यानी अनुच्छेद 29 और कौन सा निकल गया था, संपत्ति का अधिकार जो था वो निकल गया था 20 से, जो कि 31 था, तो यानी 29 और 30, ये तो आप इजीली बता लोगे, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखोगे तो इजीली बता दोगे। और लास्ट कौन सा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो एक ही अनुच्छेद है इसका, 32। ठीक है, तो आपको ये इतना ध्यान में रहेगा तो फटाफट कमेंट करो यस। आपको अगर ये इतना ध्यान में था तो फटाफट कमेंट करो यस। तो आज हम लोग पहला चालू करेंगे समता का अधिकार। देखिए मैं वापस से ये रिवीजन इसके लिए कराया क्योंकि मैं जो अब मौलिक अधिकार आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि ये जरा भी आप भूलो। ठीक है, तो आज हम लोग मौलिक अधिकार का पहला सिद्धांत पढ़ेंगे। पहली जो अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 यानी 5। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22।
जिस मैंने बताया था आपको शिक्षा का अधिकार जो जुड़ा था, ठीक है, तो ये कितना है 5। इसके बाद शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24। 2 धर्म की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी 4, ठीक है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये खास करके अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है, यानी 29 और 30 2। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 1, यानी 5 5 2 4 2 1, ठीक है, यानी ये 5 है, 5 है, 2 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप ध्यान में रखते हो, ये जो आप इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको ये ज्यादा टेंशन से याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज पहला हम लोग चालू करते हैं, समता का अधिकार। क्या आज पढ़ेंगे? पहला समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार आज हम लोग पहला पढ़ेंगे, समता का अधिकार। आप लोग ये लिखते चलना, ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। तो चलिए ये मैं लिखवाते भी जाऊंगा आपको थोड़ा, क्योंकि ये जो थोड़ा टॉपिक है ये थोड़ा मैं लंबा पढ़ाने वाला हूं आपको, क्योंकि ये चीजें समझना है। तो इसके लिए समता का अधिकार जो है, ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद मैंने बताया आपको? 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ये सारे अनुच्छेद क्या हैं? समता के अधिकार आते हैं, यानी इसके अंदर समानता के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। कभी भी पूछा अगर समता का अधिकार निम्नलिखित में से डैश अनुच्छेद है या निम्नलिखित अनुच्छेद हैं, उसमें दिया है ए 14, 15, 16, बी 17, 18, सी 19, 20, 18 नहीं, ए दिया है 14, मैं बता देता हूं, ए दिया है आपका 14, 15, 16, बी दिया हुआ है 17, 18, सी दिया हुआ है आपका 19, 20 और 21वां दिया है आपका कि 21, 21 ए, ठीक है, और सॉरी 21 और 21 ए, और डी दिया है आपका 22 और 23। अब यहां से उपयुक्त में से सही विकल्प चुनने के लिए बोला है। तो पहले में अगर दिया है ए और बी, दूसरे में दिया है सी और डी, चौथे में दिया है ए और डी, पांचवे में दिया है चौथे में दिया तीसरा, ये चौथे में दिया है कि बी और सी। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? कमेंट करके बताओ। मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है, मैं देखूं इसको देख के आप जवाब दे पाते हो कि नहीं, तो फटाफट कमेंट करो। कभी भी अगर पूछता है समता का अधिकार, देखिए मैं चाहता हूं ये थोड़ा जो सेशन में आपको चालू करने जा रहा हूं, ये थोड़ा क्या रहे, इंटरेक्टिव रहे, आपका भी ध्यान पूरी तरह से यहीं रहे, आप भी मेरी तरफ पूरा फोकस करके रखो। इसीलिए मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका आंसर भी मैंने बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कोई टफ नहीं पूछ रहा हूं, जो आंसर बोर्ड पे लिखा है उसी बोर्ड के आंसर से आपको कमेंट करना है, कहीं बाहर से नहीं करना है। तो समता का अधिकार मैंने आपको बताया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि समता का अधिकार निम्नलिखित है, ए 14, 15, 16, बी 17, 18, सी 19, 20, 21, 21, ए एंड डी 22, 23। और आपको ऑप्शन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो पहला जो है ए बी, दूसरा जो है सी डी, तीसरा जो है ए डी, चौथा जो है ए सी। तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो जैसे कि मैंने यहीं आपके सामने ही लिख दिया है, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, 16 यहाँ है, 17 यहाँ है, 18 यहाँ है। तो आपका जवाब क्या होगा? ए और बी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी पहला वाला, ठीक है। और एलिमिनेट करने से अगर आपको उत्तर निकालना रहा, तो अगर इनमें से आपको एक भी याद है, ठीक है, एक भी याद है, तो जैसे आपको याद है कि 21A लेटेस्ट जोड़ा गया था शिक्षा वाला, तो आप देख रहे हो कि सी नहीं है, तो सी कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। देखिए एक मैं स्टाइल सिखा रहा हूं आपको, वो सीखिए। यहाँ भी नहीं है
और आप बोलोगे यार ये क्या बेसिक चीज समझा रहे हो, ये तो हमको भी समझ में आता है। भैया जो चीज आपको बेसिक लग रही है ना, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तब आपसे नहीं होगा, जब उसके आंसर बता दिए जाएंगे तब आप बोलोगे अरे भैया ये तो बहुत ही ईजी था। तो इसलिए मैं बेसिक चीजों से सिखाते चलूंगा, आपको एडवांस बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, एलिमिनेशन के भी जरिए अगर आप करना सीख गए, मतलब आपको ये नहीं ध्यान में आया तो एलिमिनेशन से क्या कर लिया आपने कि ये शिक्षा का अधिकार तो समता के अधिकार में तो है नहीं, आपको ध्यान में आ गया ये किस में है, स्वतंत्रता के अधिकार में। तो आपने क्या टिक कर लिया कि ये, तो इसका अर्थ हो गया कि सी तो है नहीं भैया, सी नहीं है, तो आपके माइंड में ये आ गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 21A। और 21A जो है स्वतंत्रता का अधिकार, वो समता के बाद आता है, यानी समता इसके पहले आता है। तो आपको समझ में आ गया कि इसके बाद के जितने भी अनुच्छेद रहेंगे वो समता के अधिकार नहीं है। तो 22 और 23 क्या हुआ, वो समता के अधिकार तो हो नहीं सकते, तो यहाँ डी भी कैंसिल हो गया। अब इसके पहले में आप जाओगे, पहले में क्या दिया है, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए डी कैंसिल हो गया, तो ये डी वाला तो पहले से कैंसिल था, ये भी डी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या बचा, ए और बी। तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है 17-18 है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका कौन सा जवाब बचा, ए और बी। तो अगर आपको समझ में आया कि एलिमिनेट भी करके आप कैसे जवाब लिख सकते हो, सिलेक्टिव जवाब कैसे लिख सकते हो, मैंने आंसर और जो क्वेश्चन था वो दोनों बोर्ड पे ही था, वहीं से सिलेक्ट करना था, परंतु मैंने आपके दिमाग में बताया कि अगर ये फिट होगा, समता का अधिकार फिट होगा, तो आप इसको भी प्रॉपर, अगर ये नहीं भी याद आया प्रॉपर, अगर कोई भी एक आर्टिकल आपको याद है, अनुच्छेद याद है मौलिक अधिकारों में से, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन आपको वो जो 6 मौलिक अधिकार है वो सीरियल वाइज याद रखना है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धर्म का अधिकार, इसके बाद आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इसके बाद लास्ट जो होगा आपका वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपका टेंशन, दिक्कत खत्म हो जाएगा। वो और क्या करना है आपको, वो दिक्कत खत्म, तो आप जो भी सारे उत्तर है एकदम इजीली लिख पाओगे, जो कि मैंने बता भी दिया था, 5 5 2 4 2 1 ऐसे ही था सीरीज में। अगर आपको ये कड़ी याद रही तो आप लिख लोगे कि कितने आर्टिकल्स है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ 21A जोड़ना है, इसके बाद बाकी सब आप अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। अगर ये क्लियर हो जाता है तो कमेंट करो यस, हम लोग चालू करते हैं अनुच्छेद 14। कमेंट करो यस, हम लोग चालू करते हैं अनुच्छेद 14, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको मैं ये मौलिक अधिकार इस तरह पढ़ा दूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पीटी में आ जाए तो भैया आपका सबका अगर गलत हो जाता है तो आपका गलत ना हो, कितना भी घुमा के पूछ ले, ठीक है। तो मेरा बस फोकस यही है कि आपको ये बरोबर तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला जो अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद क्या हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो 2 चीजों को बताता है, 2 चीजों को क्लियर करता है। पहला है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी आप क्या बोल सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड क्या है, विधियों के समान, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्टिंग ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्टिंग ऑफ लॉ। ये अनुच्छेद 2 में ही हमको ये पढ़ना है, और ये 2 से ही आपका जो है अनुच्छेद 14 क्लियर हो गया, तो आपको बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप इजीली लिख लोगे, क्योंकि ये 14 और 15 आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इतना गारंटी दे रहा हूं। और ये भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ध्यान पूर्वक एकाग्रता से ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको 14 और 15 एकदम क्लियर तरीके से याद आ गए। अगर 14 और 15 आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद क्लियर तरीके से नहीं ध्यान में रहा तो आप कमेंट करके बोलना कि नहीं मैंने गलत बोला है। लेकिन अगर आप ये अनुच्छेद 14 और 15 दोनों को अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये वीडियो खत्म होते होते आपकी जुबान पे ये 14-15 होंगे, ठीक है।
तो मैं पहला आपको लिखा देता हूं कि विधि के समक्ष समानता क्या होती है। ये जो वर्ड लिया गया है ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। और ये जो लिया गया है विधियों के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछता है विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, तो आप बता दोगे कि ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और जो दूसरा वाला क्या है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद ये जो है एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है, नकारात्मक अवधारणा है। और विधियों के समक्ष जो है वो क्या है, सकारात्मक अवधारणा है। यानी इनका कौन सी प्रकृति का स्वरूप है, जो विधि के समक्ष समानता है वो नकारात्मक है और जो विधियों के समक्ष संरक्षण है वो क्या है, सकारात्मक प्रकृति का है। ठीक है, सकारात्मक प्रकृति का है। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, नकारात्मक से आशय ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के आगे, कानून के सामने क्या नहीं दिया जाएगा, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष एक ही भाव से देखा जाएगा, यानी कानून के सामने एक ही भाव से देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्शियलिटी किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी और आप समझो आम आदमी, यानी आम आदमी तो केजरीवाल की पार्टी है तो आम आदमी बोलूंगा तो वो आम आदमी नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति समझो, एक नॉर्मल संतोष। ठीक है, दोनों ने क्या किया, गलती से 100 रुपए की चोरी की। कितने की, 100 रुपए की। अब बोलोगे भाई मुकेश अंबानी को क्यों 100 रुपए की चोरी करने की जरूरत है, तो ये अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता है, इसको समझने के लिए मुकेश अंबानी को वो 100 रुपए की चोरी करनी पड़ेगी। अगर मुकेश अंबानी 100 रुपए की चोरी करते हैं तो आपको ये जो विधि के समक्ष समानता है ये बरोबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुकेश अंबानी भी गए चोरी करने, किसी के घर में डाका डाला, 100 रुपए की चोरी कर लिए। और संतोष ने भी क्या किया, 100 रुपए की चोरी कर लिया। अब दोनों जो है न्यायालय के समक्ष गए, कानून के समक्ष गए। तो ठीक है, ये मुकेश अंबानी थे देश के सबसे धनी व्यक्ति, तो न्यायालय उनसे ये नहीं बोलेगा कि आप देश के सबसे धनी व्यक्ति थे, आपने 100 रुपए की चोरी की और आप हजारों करोड़ के मालिक हो, इसलिए आपको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि आपके लिए 100 रुपया किसी भी बरोबर नहीं है। और जो ये दूसरा व्यक्ति था संतोष, इसको न्यायालय ने क्या किया, ये 100 रुपए चुराने के उपलक्ष्य में, मतलब आप समझो कि मतलब सजा दे दी। और वो सजा कितने साल की दे दी, 2 साल की। ठीक है, 2 साल की। तो क्या आपको लगता है ये कानून समान रूप से था, ये कानून समान रूप से था? नहीं। यानी यहां पे क्या हो गई, विधि के समक्ष असमानता हो गई। क्या हो गई, असमानता हो गई। लेकिन भारतीय संविधान कैसा है, विधि के समक्ष समानता। यानी देखा जाए तो यहां पे न्यायालय क्या कहेगा कि मुकेश अंबानी को बोलेगा कि भैया आप जो भी हो, आप जितने भी धनी व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, सब न्यायालय के बाहर हो, न्यायालय के अंदर सब एक समान है। इसीलिए कानून के आंख में आप देखते हो पट्टी बंदी होती है, ताकि वो किसी को पहचाने ना, जिसके खिलाफ गवाह है उसको संविधान के हिसाब से वही सजा दी जाएगी। तो यहां मुकेश अंबानी और संतोष को दोनों को 2 साल की सजा दी जाएगी, यानी कोई भी पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से आशय है कि कोई भी व्यक्ति को, चाहे वो समाज का क्यों ना उच्च वर्ग का ही अधिकारी हो, वहां पे उसको कोई भी विशेषाधिकार कानून के समक्ष नहीं प्राप्त होता है। अगर समझ में आ गया विधि के समक्ष समानता तो कमेंट करो यस, कमेंट करो यस। ठीक है, ये जो सिद्धांत था, ये जो विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत था, यानी विधि का कानून, विधि का कानून, ये प्रोफेसर डायसी का सिद्धांत था। क्या बोला जाता है, विधि का कानून। ठीक है, विधि का कानून का जो सिद्धांत था, ये प्रोफेसर डायसी का सिद्धांत था। यानी डायसी के अनुसार, अगर हम लोग डायसी का एक बार सिद्धांत देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अनुच्छेद 14, डायसी के अनुसार जो विधि होता है, विधि यानी कानून, वो क्या होता है, सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है एक लोकतंत्र में।
ठीक है, तो उन्होंने दो सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला सिद्धांत था रेक्स और लेक्स का, ठीक है, रेक्स और लेक्स का। रेक्स यानी किंग और लेक्स यानी लॉ, ठीक है, यानी जो किंग ही है वो ही कानून है। और दूसरा उन्होंने क्या प्रतिपादित किया, लेक्स रेक्स, ठीक है, यानी लेक्स यानी लॉ, लॉ और रेक्स यानी किंग। ये दो सिद्धांत प्रतिपादित किया। डायसी के अनुसार जो रेक्स होता है, ठीक है, जो रेक्स होता है अगर वही क्या रहे, कानून रहे, यानी ये रेक्स से ऊपर यानी किंग से ऊपर। ये जो रेक्स लेक्स बोलोगे, आप बोलोगे यार ये कौन सी भाषा समझा रहे हो, तो ये लैटिन भाषा है, ठीक है, लैटिन भाषा है। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, किंग लॉ, लॉ किंग। यानी इससे आप आशय ये समझ सकते हो, रेक्स लेक्स से आशय ये है कि किंग ही लॉ है, यानी किंग की जो जुबान है, जो किंग ही ऑर्डर दे देगा वही क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, वही कानून हो जाएगा, ठीक है। जो कि कहां पाया जाता है, राजतंत्र में, ठीक है, कहां पाया जाता है, राजतंत्र में। और जो लेक्स होता है, लेक्स की ही क्या होता है, रेक्स होता है, यानी जहां पे लॉ ही क्या होता है, किंग होता है, यानी कानून ही जो होता है वो सर्वोपरि होता है, यानी वही राजा होता है। तो वो कहां ऐसा कानून कहां पाया जाता है, लोकतंत्र में, ठीक है। तो लोकतंत्र में, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, लेक्स रेक्स वाला, यानी लॉ इज किंग। तो जो डायसी थे, प्रोफेसर डायसी, उन्होंने क्या किया, बहुत ये सिद्धांत प्रतिपादित उन्होंने ही किया, यानी कानून ही सबसे क्या है, सर्वोपरि है। तो इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो अनुच्छेद 14 के समक्ष जो है विधि की समानता, जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला जो सिद्धांत है विधि के समक्ष समानता, उससे आशय क्या है कि जो कानून है वही सर्वोपरि है। इसको समझाने के लिए आप डायसी का सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हो। डायसी के सिद्धांत के अनुसार क्या, लॉ इज किंग, यानी लेक्स रेक्स का उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके तहत लॉ इज किंग, यानी लोकतंत्र में जो लॉ है, कानून है, वही राजा होता है, यानी कानून की ही जो वाणी होती है, जो संविधान होता है, वही क्या होता है, सर्वोपरि होता है। समझ में आया आपको तो कमेंट करो यस। अगर समझ में आया कि क्यों विधि के समक्ष समानता, तो यानी हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक के अनुसार जो विधि होता है, जो कानून होता है, वही सर्वोपरि होता है। इसीलिए चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो राजू हो, चाहे छोटा चेतन हो, चाहे शाह ही क्यों ना हो, ठीक है, अब शाह जो भी शाह समझ लो आप, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो समान कृत्य करते हैं, अगर वो समान संगीन अपराध करते हैं, तो उनकी सजा भी क्या दी जाएगी, कानून के समक्ष समान ही दी जाएगी। अगर ये समझा तो कमेंट करो यस। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं। तो चलिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद 14, इसमें लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला आप लिख लीजिए, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या है, ये नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि विशेषाधिकार को नहीं दिया जाना, ठीक है, अर्थात कोई भी व्यक्ति आर्थिक संसाधनों या सामाजिक स्तर पर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसको अन्य व्यक्तियों की तुलना में विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न हो, वो क्यों ना ही भारत का प्रधानमंत्री हो, अगर वो मर्डर करते हैं और एक कोई नॉर्मल व्यक्ति मर्डर करता है, किसी को मार देता है जान से, तो दोनों को क्या होगा, समान सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए उन्होंने गुस्से में मार दिया और एक समान व्यक्ति ने गुस्से में मार दिया, दोनों को समान सजा दी जाएगी। देखिए वो बात अलग है कि उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, वो दूसरे के ऊपर सजा मर दिया जाता है, वो चीज अलग है, वो संविधान के विपरीत है, वो संविधान के पीछे है। लेकिन अगर संविधान के समक्ष ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री ने ही खून किया है और XYZ पर्सन ने खून किया है, तो दोनों को समान सजा दी जाएगी। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़िए। यह विचार ब्रिटेन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, तथा यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत,
कौन सा सिद्धांत? अभी कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बताया। और बोर्ड पे आप ध्यान दोगे तो तुरंत आप बता दोगे। देखिए मैं चाहता हूं ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये पूरा सेशन इंटरेक्टिव रहे, आपको ऐसा फील हो कि लाइव क्लास पढ़ रहे हो। तो अभी मैंने बताया कि कौन सा सिद्धांत, तो फटाफट कमेंट करो। विधि का कानून, ठीक है। चलिए, तो यानी यह सिद्धांत किसके द्वारा? प्रोफेसर डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया। डायसी के अनुसार विधि का शासन सर्वोच्च शासन होता है। डायसी ने विधि के शासन की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की है। शासन यानी कानून। आप बोलोगे शासन यानी क्या होता है? तो शासन यानी कानून, यानी सामाजिक लोगों का जो जीवन है उनको क्या करना? चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशन में। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से होते हैं? संविधान, ठीक है। और संविधान क्या है? संविधान प्रावधानों का संग्रह है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। तो शासन क्या है? सामाजिक इकाई है। समझ में आ गया? देखिए मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन कड़ी आपको यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी आपको ये हर जगह इस्तेमाल होगा। और अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया है तो आप याद रखो, बाकी भी चीजें नहीं समझ में आएगी। चलिए थोड़ा सा एक हेडिंग डाल के डायसी का कानून या डायसी का सिद्धांत लिख लीजिए, ताकि अगर आपको कभी भी अगर इसको कहीं आपको मेंस में अगर पूछ लिया गया, तो आप अगर पूछा गया अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आप ये बता देना जो मैंने अभी लिखवाया, तथा उसमें थोड़ा डायसी का भी सिद्धांत आप प्रतिपादित कर देना। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो उसका जो आपने आंसर लिखा है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा डायसी का सिद्धांत भी लिख लो। चलो लिख लीजिए। डायसी के अनुसार कानून के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति, सरकार हो चाहे संस्था इत्यादि, कानून के अधीन है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, परंतु विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के अनुसार कानून समान रूप से सभी पर लागू होगा। डायसी ने कानून के दो रूप या दो तरह के सिद्धांत बताए, जिसे लैटिन भाषा में रेक्स लेक्स तथा लेक्स रेक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर वो जो मैंने अभी चार्ट आपको बताया था, चाहिए तो आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है। रेक्स लेक्स, ठीक है, यानी किंग लॉ, ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं आता है कि रेक्स और लेक्स में किंग किसको बोले, लॉ किसको बोले, तो किसका पहला अल्फाबेट मैच हो रहा है? एल का, तो ये लेक्स और एल फॉर लॉ, ठीक है। इतना ध्यान रखना, आपको मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं आएगी। यानी रेक्स लेक्स का मतलब क्या हो गया? किंग इज लॉ। और दूसरा आप क्या लिखोगे? लेक्स रेक्स, ठीक है, यानी लॉ इज किंग। तो लॉ इज किंग कहां पाया जाता है? लोकतंत्र में, ठीक है। और रेक्स इज लेक्स यानी किंग इज लॉ, ये कहां पाया जाता है? राजतंत्र में। ये प्रणाली कहां पाई जाती है? राजतंत्र में, ठीक है। तो ये चार्ट बना लेना। फिर इसके नीचे से लिखो, अर्थात यहां कानून शासक से नीचे होता है। कहां पे? ये लेक्स रेक्स, क्योंकि अपने को बात करना है लोकतंत्र, ठीक है। तो लिख सकते हो लोकतंत्र, या जो आपने यहां पे लिखा था रेक्स लेक्स, ठीक है, होता है। या तो अर्थात हटा दो, जहां कानून शासक से नीचे होता है उसे रेक्स लेक्स, तथा जहां कानून सर्वोपरि होता है उसे लेक्स रेक्स कहा जाता है। यानी जहां पे कानून हमेशा क्या होगा? सर्वोपरि होगा, उसे लेक्स रेक्स यानी लोकतंत्र आप कह सकते हो, वही क्या होता है? सर्वोपरि होता है। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो पॉइंट अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 में दूसरा हमने क्या पढ़ा कि विधियों के समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्टिंग ऑफ लॉ। दूसरा हमने क्या पढ़ा? विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। दूसरा लिखिए विधियों के समान संरक्षण, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है? सकारात्मक अवधारणा है, या कभी भी अगर पूछा जा सकता है, कभी भी अगर पूछा गया कि जो आपका विधियों के समक्ष समानता
या विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत डैश प्रकृति का है, और सकारात्मक नकारात्मक दोनों दिया गया है। तो याद रखना संरक्षण आया है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पे ये संरक्षण करने की बात कर रहा है, ना कि समानता की बात कर रहा है, ठीक है। समानता में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जब संरक्षण की बात होती है तो संरक्षण में क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। विभेद का अर्थ है कि अगर दो वर्ग, यानी अब देखिए ये संरक्षण से क्या आशय होता है, संरक्षण के से आशय होता है कि विधि के समान, यानी कानून के सामने आप जो है लोगों के जो अधिकार है उसको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, उसको संरक्षण प्रदान करोगे। तो कैसे संरक्षण प्रदान करोगे, अब दो एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब समझो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है, ठीक है। हमने पहला एग्जांपल मुकेश अंबानी से समझा, तो दूसरा भी एग्जांपल वहीं से समझेंगे। और संतोष है, ठीक है, ये दोनों अब चोरी नहीं करने वाले हैं, दोनों के बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के क्या हैं, बेटे हैं। मुकेश अंबानी के भी एक बेटे हैं जिनको सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब समझो वो 24 साल के हैं और जो संतोष के बेटे हैं वो भी 24 साल के। अब दोनों को एक IT कॉलेज में एडमिशन लेना है या एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये जो संतोष है, इसका बच्चा और ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, ये पिछड़ी जाति के लोग हैं और इनके पास क्या है, सारी सुख सुविधाएं नहीं है, और स्कूल की फीस समझो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, क्या है, 2.5 लाख रुपए हैं। अब ये जो मुकेश अंबानी का बच्चा है ये तो 2.5 लाख रुपया भर के एडमिशन ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये संतोष के बच्चे के लिए ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राज्य सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ भी आरक्षण नहीं दे रही है, यानी ये जो कॉलेज है ये कॉलेज भी आरक्षण नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो संतोष का बच्चा है ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। तो अगर संविधान के समक्ष सेम समानता हुई तो क्या होगा कि यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जिस बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है लेकिन पैसे की वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहा है, सपोज करो अब जो राज्य है वो आरक्षण प्रदान करती है, आरक्षण कैसा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें आरक्षण देती है, ठीक है, उसमें आरक्षण देती है कि सभी बच्चों को जो भी फीस 2.5 लाख रुपए हैं वो 10,000 रुपए में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, 2.5 लाख है वो 10,000 रुपए में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ गया, यानी दोनों फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप एक तर्क संगत समझो कि क्या मुकेश अंबानी के बच्चे को वो आरक्षण देने की जरूरत थी, क्या देने की जरूरत थी, नहीं, तो यानी ये इसको अनवांटेड आरक्षण मिला। लेकिन अगर आप देखोगे संतोष के बच्चे को, जो कि पिछड़ी जाति जनजाति से, जो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, वहां पे उसको आरक्षण की जरूरत थी, तो यानी जो सरकार ने ये आरक्षण दिया, ये क्या किया, जो इसको दिया वो सही किया, परंतु इसको देकर सही नहीं किया मुकेश अंबानी को। इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, विधियों के समान संरक्षण में जो राज्य सरकार है, जो सरकार है वो क्या करेगी, समान वर्ग के साथ, ठीक है, समान वर्ग के साथ समान व्यवहार करेगी, ठीक है। यानी अगर ये मुकेश अंबानी का बच्चा है और इसी के स्टेटस का कोई बच्चा और भी एडमिशन लेता है तो दोनों से 2.5 लाख रुपया फीस लिया जाएगा। किंतु अगर ये पिछड़ी जाति और गरीब, अगर SC ST का कोई बच्चा है जो एडमिशन लेने के लिए आया है, तो उस समाज के सारे वर्ग से उनके बच्चों से कितना फीस लिया जाएगा, 10,000 रुपया लिया जाएगा। और ये भले दोनों क्यों ना एक ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ये 2.5 लाख रुपया भर के एडमिशन लेगा और ये 10,000 रुपया भर के लेके लेगा। लेकिन संविधान के तहत ये भेदभाव क्या होगा, तर्कफूल होगा, यानी युक्ति युक्त होगा। तो इसीलिए ये मान्य है। क्या है, मान्य है। क्या है, मान्य है। समझ में आया। यानी विशेष परिस्थितियों में एक समान वर्ग को असामान्य की तुलना में विशेषता यानी विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है असामान्य वर्ग को समान वर्ग की तुलना में। ठीक है, समझ में आया। दूसरा एक एग्जांपल समझ सकते हो, राशन। जैसे आपने कोविड में देखा,
कोविड में देखा जो आर्थिक रूप से क्या थे, संपन्न लोग थे, उनको राशन की दुकान पे से राशन नहीं मिल रहा था, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। लेकिन जो आर्थिक रूप से असंपन्न लोग थे उनके लिए सरकार ने नीति बनाई कि भाई काम धंधे नहीं चल रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए किलो में आपको गेहूं राशन मिलेगा। तो यानी सरकार ने यहाँ पे क्या देखा, आर्थिक रूप से वर्ग को देखा। जिस भी आर्थिक वर्ग की सैलरी XYZ के नीचे थी, सरकार ने वहां पे उनके साथ क्या विभेद किया। यानी ये भेदभाव क्या है, ये भेदभाव तर्कपूर्ण है, यानी समाज के कल्याण के हित के लिए। आर्टिकल 14 में जो दूसरा अधिकार अगर उसमें उल्लेखित किया गया है, यानी विधियों के समान संरक्षण, तो उसके तहत विभेद किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई आपने उसको राशन 2 रुपया 3 रुपया किलो दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो बंदा क्या जवाब में दे सकता है, न्यायालय क्या जवाब में दे सकती, सरकार क्या जवाब में दे सकता है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधियों के समान संरक्षण में संविधान ये उस व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त कराती है। समझ में आया तो बोलो, कमेंट करो यस। इसीलिए मैंने दोनों चीजें समझाया। अगर ये चीजें आपको समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो नो। परंतु किंतु लेकिन मगर बट वही आपसे यही अनुरोध है कि इस चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी इसमें संविधान ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई हर व्यक्ति की परिस्थिति समान तो हो नहीं सकती है। यानी कोई एक करोड़पति है, अरबपति है जो अपनी हर चीजों की सुख सुविधाओं की पूर्ति कर सकता है, और एक बेचारा रोड पे सोने वाला व्यक्ति है जो अपनी सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो अगर जब सरकार कोई योजना बनाएगी तो ज्यादा किस व्यक्ति को लक्ष्य में रखेगी, जो वो गरीब व्यक्ति है, जो वो पिछड़ा समाज है। क्योंकि ताकि उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। क्योंकि संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, सभी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वंचित रूप से हो, सभी जाति जनजाति, स्त्री पुरुष बच्चे, सबको क्या करना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है। तो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, विधियों के समान संरक्षण उनको प्रदान करना पड़ेगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल के तहत अगर आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि आपको 2 ही चीजें याद रखना है, एक विधि के समक्ष समानता। ठीक है, पहला क्या याद रखना है, अनुच्छेद 14 में दो विशेष अधिकार राज्य जो हैं प्राप्त करा सकता है। 2 विशेष अधिकार नहीं, 2 अधिकार प्राप्त करा सकता है। एक तो पहले विधि के समक्ष समानता, यानी व्यक्ति चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी को कानून के समक्ष समान समानता दी जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, उसी में उल्लेख किया गया है कि विधियों के समान संरक्षण, यानी जैसा जिसकी स्थिति होगी उस वर्ग के हिसाब से उसके साथ विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, विधियों के समान संरक्षण। यह एक सकारात्मक प्रकृति की अवधारणा है तथा यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण, इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समान संरक्षण प्राप्त कराना। यह संरक्षण अनुपातिक समानता पर आधारित है। अनुपातिक समानता का अर्थ है समान परिस्थिति वाले व्यक्ति या वर्गों के लिए समान कानून, यानी यहाँ विभेद समाज कल्याण में किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों के साथ युक्ति युक्त तरीके से वंचितों के पक्ष में विभेद कर सकती है। अनुपातिक समानता क्या मतलब क्या है, ठीक है, यानी अनुपात में किस समुदाय को, किस वर्ग को ज्यादा वो जरूरी है। ठीक है, अभी 2 व्यक्ति है, एक आर्थिक संपन्न और एक क्या है, आर्थिक कमजोर। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग वर्ग हो गए। अब इस वर्ग में जो है, इस जो चीजें योजनाएं बनाई जा रही है उसको जरूरत ज्यादा है और यह वर्ग अपने आप से फुलफिलमेंट कर सकता है। तो ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इसके लिए विभेद किया जा सकता है। तो वही क्या हो गया, अनुपातिक आपको समानता के आधार पर, अनुपातिक समानता के सिद्धांत के आधार पर, यानी यहां पे विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो खत्म हो गया। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया तो ठीक है। तो अभी हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जिसमें से पीटी में भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण
तथ्य। तो पहला लिखिए, अनुच्छेद 14 का संरक्षण नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होने के कारण इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा आप हम एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे बार बार किस वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, नागरिकों के बजाय व्यक्ति। ठीक है, इसके पहले जब हम राज्य पढ़ रहे थे तो उसमें किसका उल्लेख किया गया था, नागरिकों, और यहां पे नागरिकों की बजाय व्यक्ति। तो व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, उसके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये अधिकार एप्लीकेबल होंगे। तो पीटी में अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष संरक्षण या विधि के समान संरक्षण गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहां पे हमेशा किसका उल्लेख किया गया है, व्यक्ति का, जिससे आशय ये है कि उसको भी ये अधिकार प्राप्त है। तो समझ में आया तो कमेंट करो यस। ठीक है, दूसरा लिखो, अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि शासन का मूल ढांचा है। यानी ये क्या है, मूल ढांचा है। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 है ये क्या है, मूल ढांचा है। तो आप चलिए कमेंट करके बताइए, न्यायालय के अनुसार संविधान में जो भी मूल ढांचा है उसको संशोधित किया जा सकता है या नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए, उसको संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो यानी न्यायालय के अनुसार, मैंने इसके पहले ही आपको पढ़ाया, ठीक है, केशवानंद भारती केस आपने देखा। अभी इसके पहले हम लोग जो राज्य के तत्वों में के बाद देख रहे थे, अनुच्छेद 13 पढ़ा आपने। हमने हर जगह आपको एक ही चीज बताया, मैंने एग्जांपल देखे कि आप ये चीजें याद रखना कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, संशोधनीय है। ठीक है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करके। लेकिन न्यायालय ने एक तर्क दिया कि अगर उसमें मूल ढांचा पाया जाता है तो वो संशोधनीय नहीं है। तो 14 में क्या पाया जाता है, मूल ढांचा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, संशोधनीय नहीं है। यानी जो संविधान है उसमें संशोधन करके, यानी न्यायालय द्वारा भी नहीं और संसद द्वारा भी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर पीटी में आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 14 में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आप उसका उत्तर लिखोगे नहीं। यह कथन अगर दिया है असत्य है तो आप असत्य को ही चूज करोगे, चाहे वो विशेष बहुमत का ही उल्लेख क्यों ना कर दे। क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन, या तो पीछा लिखा जा सकता है विशेष बहुमत के जरिए संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 14 को भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो अगर कमेंट में आपसे पूछा है सही गलत, तो हमेशा आप उसको क्या लिखोगे, गलत नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या है, मूल ढांचा है। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अनुच्छेद 368 जो विशेष बहुमत के तहत संविधान संशोधन करके क्या किया जा सकता है, किसी भी मौलिक अधिकार को बदला, कम या समाप्त किया जा सकता है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट यहाँ पे अनुच्छेद 368 के तहत भी क्या नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान का क्या है, मूल ढांचा। और किसी भी मूल ढांचे में परिवर्तन किसी भी संशोधन के जरिए, चाहे बहुमत के जरिए, नहीं किया जा सकता। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। इसीलिए मूल ढांचे का हमेशा, मूल ढांचे से अर्थ क्या होता है, जिसलिए संविधान बना है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य ही पूरा 14 में प्रतिपादित है कि कानून के समक्ष समानता प्रदान करना है। दूसरा, कानून के समान संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उस वर्ग से भिन्न है और उसके हक को दिलाने के, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उसको क्या विभेद किया जा सकता है। यहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात वर्ग के आधार पे की गई है, ना कि जातिवाद के आधार पे की गई है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद चलिए तीसरा लिखिए, अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द में विधिक शब्द है। ठीक है, विधिक का मतलब क्या होता है, बार बार जो विधिक का उल्लेख किया गया है, विधिक शब्द है, यानी क्या उल्लेख किया गया है, लीगल। तो इसका अर्थ होता है कि ये कंपनी है, यानी कोई कंपनी भी क्या कर सकती है, इस अधिकार का फायदा उठा सकती है। ये सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, ये कंपनियों के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति लीगल
विधि, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, विधिक व्यक्ति मतलब क्या हो गया, कंपनी, लीगल फर्म, ठीक है, लीगल फर्म भी इसका फायदा उठा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि विधिक व्यक्ति को भी अनुच्छेद 14 के तहत तहत संरक्षण प्राप्त है और यह सही गलत आया तो आपको हमेशा क्या सिलेक्ट करना है, सही, ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत विधिक व्यक्ति यानी कंपनियों को भी संरक्षण प्राप्त है, जिसको लीगल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वर्गीकरण, चौथा, वर्गीकरण का आधार बोधगम्य होना चाहिए। न्यायालय ने क्या बोला कि जो भी आप वर्गीकरण कर रहे हो, यानी संविधान ने क्या तर्क दिया, संविधान जो बना है, संविधान का हमेशा जो उल्लेख है, न्यायालय समय समय पे उसको क्या करते आया है, उसकी व्याख्या करते आया है। तो यहाँ पे क्या व्याख्या किया गया है कि अनुच्छेद 14 में, ठीक है, अनुच्छेद 14 में जो विधि के समान संरक्षण है, यानी जो विभेद किया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है, बोधगम्य होना चाहिए कि जिन वर्गों को शामिल किया जा रहा है या जा रहा है किसी सरकार की योजना के अंतर्गत, वह वर्ग तार्किक तरीके से अलग हो। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टैक्स, ठीक है, जैसे टैक्स के तहत आप सरकार देखते हो 10 लाख तक की इनकम वाले व्यक्तियों को अलग टैक्स स्लैब है, 15 लाख से 20 लाख आप देखोगे, 15 लाख से 10 लाख से 15 लाख को अलग टैक्स स्लैब है, 15 लाख से 20 लाख को अलग है, 30 के ऊपर अलग है। तो ये जो टैक्स स्लैब है, आप ये देखोगे आर्थिक इनकम के आधार पे विभेद किया जा रहा है। अभी एक मुकेश अंबानी नहीं बोल सकते कि अगर ये 10% वाला आदमी या 2.5 लाख रुपए वाला आदमी टैक्स नहीं भर रहा है तो मैं भी नहीं भरूंगा। अरे भैया, वो 2.5 लाख रुपए वाला आदमी क्या है, वो पूरे साल भर में उतना कमा रहा है और आप 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में कमा रहे हो, तो आपकी जो कैपेबिलिटी है उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे विभेद किया जा सकता है। तो ये जो विभेद है, ये क्या है, युक्ति युक्त है। तो अगर ये न्यायालय के पास मुकेश अंबानी जाते हैं तो न्यायालय भी क्या डिसीजन देगा कि भैया मुकेश अंबानी जी, आप गलत तरीके से न्यायालय के पास आए हो, जो सरकार ने ये टैक्स का स्लैब बनाया है ये क्या है, युक्ति युक्त है, यानी आपके बीच और संतोष के बीच में विभेद किया जा सकता है। यानी आपको राशन नहीं मिलेगा राशन कोटे में 2 रुपए 3 रुपए के भाव में, किंतु संतोष को मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करो यस, ठीक है। 5वां लिखो, अनुच्छेद 14 में निहित समता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसका एक अपवाद भी देख लेते हैं, ये भी कभी कभी पीटी में पूछा जा सकता है, तो ये पीटी में आपको ध्यान में रखना है। यानी जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है, इसमें अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, कानून यानी विधि के समक्ष समानता, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इसका एक अपवाद है 361 अनुच्छेद, ये देखो, ये वेरी आईएमपी है पीटी के हिसाब से, ठीक है। प्रीलियम टेस्ट में कभी भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठाना। 368 तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, विशेष बहुमत के जरिए क्या किया जा सकता है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। विशेषाधिकार ये सिर्फ 2 नागरिकों को ही प्राप्त है, जो कि क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अगर पूछा जाए देश का पहला नागरिक कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति, और किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। तो ये जो दोनों प्रथम नागरिक होते हैं, ये दोनों को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है। अब ये विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि अगर अब ये मुकेश अंबानी को हटा देते हैं, यहां पे किसी राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति ने किसी को गोली मार दिया और संतोष ने भी गोली मार दिया, तो संतोष के खिलाफ न्यायालय में क्या, मुकदमा दायर किया जाएगा, संतोष पे केस होगा और केस के बाद संतोष को फांसी दे दी जाएगी। परंतु किंतु लेकिन मगर बट यहां पे राष्ट्रपति के ऊपर केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पहले राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए उस पद से हटाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है।
तो यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पे रहते हुए उनके ऊपर कोई भी मुकदमा ना दायर किया जा सकता है, ना केस चलाया जा सकता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। आप देखोगे राज्यपालों के खिलाफ बहुत सारे, कभी कभी अभी महाराष्ट्र में ही हुआ था, आप देखे रहोगे, न्यूज में आया होगा कि राज्यपाल के खिलाफ लोग बोल रहे थे हम कानून तक जाएंगे, इनको हटाएंगे वगैरह वगैरह, परंतु किंतु लेकिन मगर। बट आप ये ध्यान में रखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे नागरिक हैं जिनको उनके पद पे रहते हुए कोई भी उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, या न्यायालय भी उनके ऊपर कोई भी सजा कुछ भी नहीं दे सकता है। सबसे पहले उनको संसद में, ठीक है, या आप बोलो विधायिका द्वारा क्या होगा, विधायिका द्वारा विशेष बहुमत आपने पढ़ा था, ये यही इसी दिन के लिए है कि विशेष बहुमत द्वारा पहले क्या किया जाएगा, पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। पद से हटाने के बाद क्या किया जाएगा, न्यायालय में उसके खिलाफ केस दायर किया जाएगा और उस केस के तहत फांसी दी जाएगी। फांसी तो भैया किसी भी हाल में मिलेगी, परंतु किंतु लेकिन मगर बट यहां संतोष को तुरंत मिल गया, यहां संतोष को तुरंत मिल गया कि उसकी सजा गई, एविडेंस साबित हुए, उसको सजा हो गया। परंतु किंतु लेकिन मगर बट यहां को राष्ट्रपति को अभी फ्रीडम दिया गया कि भैया जब तक आप पद पे हो चैन की सांस ले लो। अभी आपको महाभियोग के जरिए आपको हटाया जाएगा, 1-1.5 महीने की उधर पे प्रक्रिया होगी, ठीक है। उसके बीच में अगर किसी ने वो गुना अपने ऊपर ले लिया तो राष्ट्रपति बच भी जाएंगे, अगर नहीं लिया तो महाभियोग चला के उनका गुना साबित करके संसद देखो उनको सजा नहीं देगा, उनके पद से हटा देगा। इसके बाद न्यायालय जो है, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के दोनों के काम बटे हुए हैं, ठीक है, तो इसके बाद न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय उनको सजा देगा और राष्ट्रपति को भी जेल जाना पड़ेगा। किंतु वही सवाल हो गया, पद पे रहते हुए नहीं हटाया जा सकता। तो कभी भी अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, तो आप लिखोगे यस, यानी उसका जवाब हाँ ही होगा हमेशा। तो ये समझ में आया कि क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, कि उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगर ये समझ में आया तो कमेंट करो यस कि अनुच्छेद 14 आपको समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 14 के तहत दो समानताएं प्राप्त, दो अधिकार प्राप्त होती है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। ये दोनों चीजें आपको नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है, और 368 के तहत जो संविधान है वो संविधान में संशोधन करके भी अनुच्छेद 14 को नहीं संशोधित किया जा सकता, क्योंकि इसमें संविधान का मूल ढांचा पाया जाता है। समझ में आ गया तो कमेंट करो यस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अगला जो हमारा अनुच्छेद है। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये अब यहां से हमारे जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जाति, धर्म, वंश, ये सब के जो टॉपिक स्टार्ट होते जा रहे हैं, अब हमको इसको पढ़ते जाएंगे। तो नोट कीजिए, लिखिए अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं और विस्तृत तरीके से बताऊंगा। पहले मैंने 14 को विस्तृत तरीके से बताया, ठीक है। आर्टिकल 15 को मैं 1 लाइन में खत्म कर सकता हूं, यानी 1 मिनट के अंदर पूरा आर्टिकल 15 समझा सकता हूं। किंतु लेकिन मैं आपको ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये आर्टिकल अच्छे से समझ गए तो आगे आने वाले सारे आप आर्टिकल आराम से समझते जाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीटी के भी हिसाब से, मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलिए लिख लीजिए। अनुच्छेद 15, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म जाति मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा, परंतु 5 अपवादों में, 5 अपवाद, ठीक है। ये 5 अपवाद कौन से हैं लिखना, महिलाएं, बच्चों, ठीक है, SC ST, ठीक है, SC ST, नहीं तो आप इनको पूरा लिखो, नहीं तो आप एग्जाम में भी SC ST लिख के आ जाओगे। अनुसूचित जाति, ठीक है,
देखो SC ST लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम में जब कम टाइम है तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा उचित होता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग के उत्तरों में पूरा लिखो, बाद में SC ST लिखते जाओगे तो भी चलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्गों के हितों में विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। देखो 14 का थोड़ा मुद्दा वहां पे तो सिर्फ यही दिया गया था कि क्या दिया गया था, चलिए कमेंट कीजिए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था अनुच्छेद 14 में, बुक को नहीं देखना है, देखता हूं किसका दिमाग कितना फास्ट है। अगर आप लोगों को ध्यान में, फटाफट कमेंट करो। अनुच्छेद 14 में पहला हमने पढ़ा था विधि के समक्ष समानता, और दूसरा पॉइंट क्या था, फटाफट कमेंट करो। तो दूसरा पॉइंट था विधि के समान संरक्षण, यानी विधि के समान संरक्षण हमने वहां पे पढ़ा और वहां पे विभेद किया जा सकता है पढ़ा। और यहां भी हम लोग क्या देख रहे हैं, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु लेकिन मगर बट यहां पे क्या दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है, कुछ अपवादों में यह विभेद किया जा सकता है। किन अपवादों में, जो भी वंचित वर्ग है, यानी महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, और जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके हितों यानी उनके कल्याण के लिए ये विभेद, ये विशेषाधिकार उनको दिए जा सकते हैं, यानी ये भेदभाव किया जा सकता है। समझ में आया आपको? अब आप बोलोगे भाई ये कैसा भेदभाव है कि जो इनके हितों के लिए भेदभाव किया जा रहा है और एक तरफ संविधान सिखाता है कि भेदभाव नहीं करना है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया। तो भाई वो चीज अलग है, वो चीज नकारात्मक है आपकी, मतलब आप लोगों से ईर्ष्या भाव फैला रहे हो। परंतु ये क्या है, ये विभेद जो है ये किसी समुदाय, वंचित वर्ग जो है उनके कल्याण के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, एक समाज, एक जो हमारा समाज है उसको कल्याणकारी राज्य बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसीलिए ये विभेद क्या है, किया जा सकता है। अगर इतना समझ में आया तो आप लिखो यस। अनुच्छेद 15 आपने लिख लिया। अब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 6 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब सोचिए अनुच्छेद आपका 15 जो है कितना बड़ा है, और ये खंड जो है बहुत छोटे छोटे हैं। परंतु किंतु लेकिन मगर बट ये जो 6 खंड है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके बहुत जो क्वेश्चन आप आंसर लिखोगे उसमें अगर आप इसका जिक्र कर दोगे हर जगह, जहां भी ये जाति, धर्म आदि के आधार पे, लिंग, वंश, मूल वंश के आधार पे, जहां भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना रहा, अगर इनके आधार पे इस उत्तर का आप एग्जांपल देके लिखोगे तो याद रखो आपके आधे मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आधे मार्क्स का बढ़ना है कि एक क्वेश्चन में आधे मार्क्स, 10 क्वेश्चन में 5 मार्क्स, 20 क्वेश्चन में 10 मार्क्स, और आपके टोटल क्या होते हैं, 4 आपके जीएस के पेपर हो गए, 2 ऑप्शनल हो गए, तो 6 पेपर में आपके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके 6 पेपर इंटू 10 यानी 60 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आपको भी पता है 1 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है तो 60 मार्क्स से आप टॉप कर जाओगे। तो इनका ये उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप पहला हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 15 खंड 1, अनुच्छेद 15 खंड 1, यानी ये पूरा कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 15 खंड 1 से अनुच्छेद 15 खंड 6। ठीक है, बहुत जगह पे ये छठे का उल्लेख नहीं रहता है क्योंकि लोग इसको अलग से उल्लेख कर दिए, किंतु लेकिन मगर बट आपको ध्यान में रखना है ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ लोगों के लिए ये बहुत वरदान साबित हुआ है। तो क्या वरदान साबित हुआ है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। और जैसे ही इसका उल्लेख करूंगा 15 क्लॉज 6 का, अगर जो पढ़ के ये वीडियो देख रहा है वो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसने ये बिना पढ़े ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये होगा कि भाई ये क्या है, चलो। और कुछ लोग तो गूगल भी करने लगे होंगे, तो गूगल कर लो, गूगल करके वो मजा नहीं है जो आप एंडिंग में पढ़ोगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 15 क्लॉज 1। ठीक है, अनुच्छेद 15 खंड 1, याद रखना, हमेशा आपको ध्यान दिलाता हूं ये खंड को ध्यान में रखना। अगर गलती से आपने ये खंड लगाना भूल गए तो ये अनुच्छेद 151 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अनुच्छेद 15 क्लॉज ए भी लिख रहे हो और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो ये क्या हो जाएगा, 15 क्लॉज ए हो जाएगा। तो ये पूरा आप आर्टिकल ही चेंज कर देते हो जो कि अता ना पता है। ठीक है,
तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज करना है, खंड लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसमें लिखो राज्य केवल, ठीक है, राज्य केवल केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा। ठीक है, भेद नहीं करेगा, आपने लिख दिया। यानी यहां इसमें क्या बोला गया है, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो ये केवल वर्ड जो है और भेद नहीं करेगा, तो ये केवल किसके लिए है, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। किंतु लेकिन मगर बट किसी और आधार पे भेद कर सकता है। यानी जैसे निवास स्थान के आधार पे, अगर निवास स्थान के आधार पे अगर राज्य भेदभाव करना चाहे तो वो कर सकता है, भले वो किसी समाज के बोलते हैं ना भलाई का ही एम क्यों ना हो, परंतु अगर यहाँ पे राज्य निवास स्थान के आधार पे चाहे तो भेद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये दो अलग अलग राज्य हैं। अब ये जो महाराष्ट्र राज्य है ये क्या कर सकता है, उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए अपने यहाँ पे जॉब की जो सीमा है यानी बाहरी राज्य के लिए हद से ज्यादा कम कर दे। यानी बोले कि सिर्फ 1% में क्या रहेगा, बाहर के राज्य के लोगों को जॉब मिलेगा और 99% जॉब जो है विशेषाधिकार महाराष्ट्र राज्य को होगा, या तो 100% विशेषाधिकार होगा। तो यह जो विभेद है यह महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के तहत यहां पे क्या दिया गया है, केवल जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान नहीं दिया है, क्या दिया है, जन्म स्थान दिया है। जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड देने की वजह से क्या है, इसने एक रास्ता भी दे दिया, एक उपाय भी दे दिया कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। तो इसको भी आप नोट करके लिख लो एग्जाम्पल के तहत कि परंतु यह धातव्य है कि यह जानने योग्य है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनके अलावा किसी अन्य जैसे निवास स्थान के आधार पर सरकार चाहे तो विभेद कर सकती है, सरकार चाहे तो विभेद कर सकती है, और यह विभेद जो होगा वो अवैध भी घोषित नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप न्यायालय में केस कर देते हो कि महाराष्ट्र राज्य मुझे जॉब नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपका जो केस है वो पूरी तरह से अवैध घोषित हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 यानी 15 क्लॉज 1 क्या देता है, ये राज्य को अधिकार देता है कि जाति, लिंग, धर्म, ठीक है, मूल वंश और जन्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, किंतु अदर जैसे निवास स्थान अगर बात हो गई तो उसके आधार पे विभेद किया जा सकता है। इतना अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्लॉज की तरफ। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। अगर आपको समझ में आ गया 15 क्लॉज 1 क्या है तो कमेंट करो यस। अब 15 क्लॉज 2 लिखिए। ठीक है, 15 क्लॉज 2 लिखिए। राज्य 15 क्लॉज 2 लिखिए। राज्य या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों तथा सार्वजनिक सभागमों में मतलब क्या होता है, जो रिसोर्ट वगैरह होते हैं, पर प्रवेश से बाध्य नहीं करेगा। अब देखिए 15 क्लॉज 2 में एक रोचक तथ्य आ गया। ठीक है, 15 क्लॉज में एक चीज आपने यह देखा कि वो जो था सिर्फ राज्य के लिए था। ठीक है, वो जो कानून था वो किसके लिए था, राज्य के लिए था। यानी वहां पे प्राइवेट संस्थान है उसका उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में क्या है, राज्य के साथ साथ प्राइवेट जो भी जगह प्राइवेट वाले भी हैं उनको भी क्या दिया जा रहा है, उनको भी यह बाध्य किया जा रहा है। क्या बाध्य किया जा रहा है, यानी नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है कि जो भी नागरिक हैं, ठीक है, यानी जो भी नागरिक है, राज्य या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी नागरिक को क्या नहीं कर सकता, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, लिंग
आदि के आधार पे क्या नहीं कर सकता, उनको तालाबों, ठीक है, तालाबों, होटलों, ठीक है, यानी इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो जितनी भी सार्वजनिक जगह है, अगर एक व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को यह बोलकर नहीं जाने दिया जाएगा कि भाई आप गरीब हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा ताज होटल, ठीक है, ताज होटल में अगर एक व्यक्ति जा रहा है वहां पे खाना खाने, वो समझो मुकेश अंबानी है, सब करोड़पति लोग जाते हैं, और एक रोड का कोई व्यक्ति है, अगर वो ताज होटल में एंट्री करता है और ताज होटल वाला उसको अंदर जाने से मना कर देता है, तो वो व्यक्ति उस होटल के ऊपर केस भी कर सकता है, क्योंकि भले वो निजी प्रॉपर्टी है, भले वो क्या है, निजी प्रॉपर्टी है, परंतु वो क्या है, सार्वजनिक है, यानी हर व्यक्ति वहां पे जाके पैसे वाला खाना खा रहा है, ठीक है, वहां पैसे वाला खाना खा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसको वहां पे आने से मना कर रहा है, ठीक है, वहां पे मना कर रहा है। तो यानी इसके ऊपर जब वो केस करेगा तो कोर्ट क्या बोलेगी कि ये विभेद किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे। यहां पे क्या दिया गया है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और धर्म के आधार पे यहाँ पे उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी उसमें उसका आर्थिक स्टेटस आ जाता है, तो वहां पे मना किया जा सकता है। लेकिन अगर समझो कोई व्यक्ति टोपी पहन के जा रहा है, भले वो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको आप बोल दिया जाता है कि भाई तुम मुस्लिम समुदाय के हो और यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को खाना खाने के लिए मतलब सिर्फ आया जा सकता है, आपको मनाही दी जाती है, तो अगर वो कोई धर्म स्थान नहीं है और वो सार्वजनिक होटल है, ठीक है, तो वो व्यक्ति उस पर केस कर सकता है, क्योंकि धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। जैसे आप पहले देखते थे गांव खेड़े में जो तालाब है, अगर समझो एक समुदाय के व्यक्ति उस तालाब से पानी पी रहे हैं तो दूसरे समुदाय को मना नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस केस में जब तक वो किसी पर्सनल व्यक्ति, अब देखिए ये चीज दूसरी है कि अगर किसी पर्सनल व्यक्ति का है जो सार्वजनिक यूज के लिए वो नहीं देता है किसी को, तो पर्सनल व्यक्ति मनाही कर सकता है, परंतु अगर वो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, भले वो निजी व्यक्ति का है किंतु सार्वजनिक उपयोग के लिए है, तो वो सार्वजनिक उपयोग के लिए जो उपयोग किया जा रहा है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। जैसे XYZ कोई पार्क है, XYZ पार्क में आपने देखा है कि अगर समझो उस पार्क में महिलाओं और बच्चों, ठीक है, महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार प्राप्त करके उस पार्क में सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही अधिकार दिया जाता है जाने के लिए, तो यहाँ पे आप बोलोगे लिंग के आधार पे विभेद किया जा रहा है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि कुछ अपवादों में, हमने क्या पढ़ा था, कुछ अपवादों में जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, उसमें विभेद किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो विभेद, भले ये लिंग का अनुपात है, यहाँ पे वो विभेद मान्य होगा। लेकिन ये जो विभेद था वो विभेद क्या था, ना लिंग का था ना धर्म का था, वो किसका था, आर्थिक स्थिति का था, इसलिए वो विभेद किया जा सकता है। देखिए आप तर्क को ना एकदम क्लियर कट रखिए, अगर क्लियर कट रखोगे तो आप चीजों को आराम से समझा पाओगे, लेकिन वो चीजें क्लियर होना चाहिए। वापस से मैं समझाता हूं, यानी यहाँ पे इस व्यक्ति को क्यों भगाया गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी आर्थिक कंडीशन सही नहीं थी, परंतु यहाँ पे क्या किया जा रहा है, महिलाओं और बच्चों के लिए ही उस पार्क को रिजर्व किया जा रहा है, जो कि संविधान के हित सही है, यानी ये महिलाओं बच्चों के हित के लिए किया जा रहा है। अगर कोई कानून में न्यायालय के पास केस भी कर देता है कि किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है, और अगर वहां पे वो जो रिजर्वेशन है, यानी जो वो महिलाओं बच्चों के लिए क्या आरक्षित रखा गया है वो पार्क, तो वो अगर तर्क दिया गया तो संविधान क्या बोलेगा, संविधान 15 क्लॉज 1 के तहत न्यायालय बोलेगा कि यह आरक्षण युक्ति युक्त है और वो युक्ति युक्त बंधन किया जा सकता है। समझ में आया। जैसे प्राइवेट आप जॉब में देखोगे जो महिलाओं के लिए है मातृ अवकाश है, ठीक है, तो महिलाओं को विशेष अवकाश जो दिया जाता है, संसद ने बाद में उसको कानून जो बनाया, वो जो विशेष अवकाश है वो कहा, वो उसी के तहत आता है जो महिलाओं को। अब बोलोगे वो तो यार स्पेशल लिंग और लिंग का ही वापस भेदभाव हुआ, तो ये लिंग का भेदभाव नहीं हुआ। लिंग का भेदभाव कैसे हुआ, जैसे कोई बस है, ठीक है, एक कोई सार्वजनिक बस है, उसमें पुरुष लोग चढ़े और कोई एक स्त्री चढ़ी और उस स्त्री को यह बोल के उतार दिया गया कि आप महिला हो, तो ये क्या हो गया, विभेद हो गया। यहाँ पे लिंग के आधार पे उस महिला को उतार दिया गया।
तो इसे विभेद माना जाएगा, यानी इसे इसे भेदभाव माना जाएगा। ठीक है, तो ये भेदभाव जो है कानूनन मान्य नहीं है। वहां पे आप उस विभेद के लिए, उस भेदभाव के लिए लिंग वर्ड का उपयोग किया गया है कि जहां पे बोला जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है या ट्रांसजेंडर महिला है, उसको यहाँ पे खाना खाने नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या दिया जा रहा है, लिंग के आधार पे पार्शियलिटी की जा रही है, तो लिंग के आधार पर वो नहीं चलेगा। किंतु अगर समझो राज्य सरकार कोई ऐसा पार्क बनाती है, ठीक है, उस पार्क को जो है ट्रांसजेंडरों के लिए रिजर्व कर देती है, तो ट्रांसजेंडरों के अधिकार के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए वो रिजर्वेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, विशेषाधिकार में आता है। अभी आप बोलोगे वहां पे तो विशेषाधिकार में महिलाएं का ही जिक्र किया गया है, तो महिलाओं में भी ट्रांसजेंडर को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे संविधान में हर चीजें तर्क युक्ति युक्त आपका बस निर्बंधन करना चाहिए। अगर आप किसी को बाध्य कर रहे हो तो युक्ति युक्त होना चाहिए। तो 15 क्लॉज 2 समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। 15 क्लॉज 2 समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। ठीक है, 15 क्लॉज 2 जो है ना, इसके ऊपर मैं एक सवाल भी आपको लिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम लोग ये खत्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए 15 क्लॉज 3। 15 क्लॉज 3, ठीक है, अनुच्छेद 15 खंड 3 इसमें लिखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के तहत विशेषाधिकार प्राप्त करा सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां पे तो कुछ अपवाद का पहले ही उल्लेख कर दिया गया था, लेकिन जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 है, इसमें तो स्पेशल क्या दे दिया गया है, वो विशेषाधिकार दे दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों, ठीक है, बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। जैसे संसद ने 1990 में महिला आयोग का गठन किया। ये क्या करती है, महिला आयोग के लिए विशेषाधिकार दिलाने, यानी कि उनके हितों के लिए काम करती है, उनको न्याय दिलाने का काम, उनको जो भी कमियां हैं उनको पूरा कराने का काम ये महिला आयोग कर रही है। तो ये क्या दिया जा रहा है, विशेषाधिकार, यानी इनके संरक्षण के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया है। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि इसका अधिकार कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 3 यानी 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये संसद को हक देता है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार के लिए वो विशेष समिति बना सकती हैं, विशेष कानून बना सकती हैं, कानून बना के क्या कर सकती है, उसको आर्टिकल्स बना के वो हमेशा के लिए उनके लिए विधि थोप सकती है कि उनको विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो ये समझ में आया तो कमेंट करो यस। दूसरा है 6 वर्ष के बच्चों को उनके खान पान और शिक्षा की जो गारंटी जो है संविधान के तहत, यानी जो राज्य सरकारें दे रही हैं, वो क्या है, वो बच्चों के लिए विशेषाधिकार है। तो ये विशेषाधिकार भी दिया जा सकता है। अगर कोई केस करता है न्यायालय में कि बच्चों को ये विशेषाधिकार क्यों दिया जा रहा है, तो न्यायालय जो है उसका केस रद्द कर देगी और क्या बोलेगी, अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत ये विशेषाधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को तो कमेंट करो यस। ठीक है, कमेंट करो यस। पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, पहला हम लोगों ने देख लिया कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जो है धर्म, जाति, मूल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में हमने पूरा कलेक्टिवली वो 5 अपवाद पढ़ा महिलाओं बच्चों के लिए। ठीक है, महिलाओं बच्चों का किसमें उल्लेख कर दिया गया है, 15 क्लॉज 3। अनुच्छेद 15 की जब बात आएगी अगर, तो वहां पे अगर कोई ऑप्शन दिया गया है महिलाओं तथा बच्चों को, अब देखिए पीटी में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, पीटी के हिसाब से एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर पीटी में आपसे पूछता है, ठीक है, पीटी में आपसे पूछता है महिलाओं और बच्चों को संविधान के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है और निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो उसमें दिया है अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के तहत, अनुच्छेद
15 क्लॉज 3 के तहत। तो चलिए इसका आप जवाब दीजिए कि आप कौन सा लिखोगे, कमेंट कीजिए फटाफट कि आप कौन सा आंसर लिखोगे। आप यहां पे अब आप कंफ्यूज रहोगे कि यहां अनुच्छेद 15 भी पूछा है, दिया है, और अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 भी दिया है। तो कभी कभी आपको जो प्रीलियम में है आपको ऐसे कंफ्यूजन पैदा किए जा सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन में क्या उत्तर लिखोगे, फटाफट कमेंट करो, तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूं कि क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 15 क्लॉज 3। ठीक है, कलेक्टिव रूप से दे दिया गया है, लेकिन विशेषाधिकार जो दिया गया है, कभी भी जब न्यायालय भी उसका उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 15 का खंड 3 के आधार पर उल्लेख करेगा, यानी जो सही में जो सबसे सही होगा वही सर्वमान्य होगा। अगर आपने 15 लिख दिया, आप बोलोगे सही है, लेकिन उससे भी सही क्या है आपका 15 क्लॉज 3। तो जो सबसे सही होगा हमेशा आपको क्या करना है, वही उत्तर आपको लिखना है। तो अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, और आगे बढ़ते हैं। अब अगला लिखिए अनुच्छेद, अगला लिखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 खंड 4। देखिए 15 में हमने क्या पढ़ा, मैं वापस से बता रहा हूं। 15 में हम लोगों ने पढ़ा, अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव, यानी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें 5 अपवाद बताए गए हैं। कौन कौन सा, महिलाओं और बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को लिए। अब ये पांचों जो है कलेक्टिव बता दिया गया है कि आर्टिकल 15 जो है इनका उल्लेख करता है, लेकिन किस किस आर्टिकल के किस खंड में, 15 के आर्टिकल किस खंड में किसका उल्लेख किया गया है, वो तो जब आप अंदर पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तो जिस आर्टिकल में इनमें से जिसका उल्लेख किया गया है वही प्रायोरिटी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जब भी पीटी में पूछा जाएगा तो जो खंड दिया रहेगा उसी को आपको प्रायोरिटी देना है। अब देखते हैं ये अनुच्छेद 15 में किसको प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 खंड 4 में किसको प्रायोरिटी दिया गया है। इसके अनुसार क्या है, राज्य, अनुसूचित जाति, ठीक है, और जनजाति। राज्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, उनको भी इसमें क्या करती है, समावेश करती है। इन वर्गों के लिए विशेषाधिकार दिया जा सकता है। इन वर्गों के लिए क्या दिया जा सकता है, विशेषाधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, यही पिछड़े वर्ग में आपका ओबीसी भी आ जाता है। ठीक है, इन जातियों के अधिकार के लिए, इन वर्गों के अधिकार के लिए विशेषाधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जो भी राज्य जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए क्या कर सकती है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण दे सकती है, विशेषाधिकार दे सकती है। इनको विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो 15 क्लॉज 4 है, अब देखिए जब संविधान गठित हुआ तो ये जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में सिर्फ अनुच्छेद खंड 1, खंड 2, खंड 3 थे। अब जो बाकी अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 है, ये बाद में जोड़ा गया। यानी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 3 ही विशेषाधिकार दिए थे, बाद में इसको विशेषाधिकार की तरह जोड़ा गया संविधान संशोधन के जरिए। तो जो ये 15 क्लॉज 4 था, ये 15 क्लॉज 4 प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 को क्या किया गया, अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये क्या प्राप्त कराता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त कराता है। ठीक है, अब ये जो विशेषाधिकार है, ठीक है, ये विशेषाधिकार क्यों दिया गया, इसका एक केस लिख लीजिए आप लोग, तब आप लोगों को ये चीजें बरोबर समझ में आएगा कि इसको क्यों लिया गया। ठीक है, लिखिए चंपक दोई राजन केस, चंपक
दोई राजन केस, चंपक दोई राजन केस 1951। ठीक है, चंपक दोई राजन केस 1951 में मद्रास सरकार द्वारा राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों तथा समुदायों को आरक्षण प्राप्त किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार का यह निर्णय अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि यह आरक्षण धर्म और जाति के आधार पर न था। क्योंकि यह आरक्षण क्या था, धर्म जाति के आधार पर न था और न ही योग्यता के आधार पर। यानी इधर पे क्या संविधान ने बोला कि एक तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो धर्म और जाति की तो बात है ही नहीं, बात है ही नहीं यहाँ। धर्म और आप देखोगे धर्म की तो बात है ही नहीं और ना जाति की बात है। ये अनुसूचित जाति क्या है, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये एक वर्ग है। ठीक है, अनुसूचित जाति क्या है, एक वर्ग है, ये कोई धर्म के हिसाब से नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप सभी को नहीं दे रहे हो। ठीक है, और ये आप क्या कर रहे हो, जाति के आधार पर विभेद कर रहे हो। ठीक है, भेदभाव कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, अनुसूचित जाति, यहां पे बोला क्या गया था, धर्म जाति, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाति के आधार पर विभेद कर रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी नहीं देख रहे हो कि मैं योग्यता के आधार पर इनको आरक्षण दे रहा हूं। तो ये चीजें क्या है, जो अनुच्छेद 15 का 1 है और 2 है, उसके दोनों हितों को क्या कर रही है, गलत साबित कर रही है। इसीलिए ये क्या है, अवैध है, अवैध घोषित कर दिया। अब जो सरकार थी, अब सरकार क्या होती है, आपने हमेशा देखा है कि सरकार हमेशा न्यायालय को पलटने की इसमें रहती, क्योंकि न्यायालय सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति करती है। अब इस वोट बैंक की राजनीति में अब सरकार ने क्या किया वो लिखिए। ठीक है, तो यहां पे तो इन्होंने बता दिया कि ये समता के मूल अधिकारों का हनन कर रही है। अब इसमें देखिए, इसलिए संसद ने न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए या हटाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 15 क्लॉज 4 जोड़ा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण यानी विशेषाधिकार दिया जा सकता है, यह उल्लेखित किया। तो आप समझ गए कि ये 15 क्लॉज 4 कब आया, ये 15 क्लॉज 4 जब आया, जब मद्रास के सरकार ने क्या किया था, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया। तभी चंपा दोईराजन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इसको समता के अधिकार के अगेंस्ट किया, मतलब इसको गलत साबित किया और इसको अवैध घोषित कर दिया। अब न्यायालय के जो निर्णय थे उसको पलटने के लिए, यानी आप समझो जो वोट बैंक की राजनीति थी उसको पूरा करने के लिए अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने विधायिका में क्या किया, कानून पास कर दिया, यानी संविधान संशोधन ही कर दिया, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन। यानी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, विशेष बहुमत से पहला संविधान संशोधन 1951 करके 15 क्लॉज 4 को जोड़ा। 15 क्लॉज 4 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये 15 क्लॉज 4 कैसे आया। तो 15 क्लॉज कभी भी 4 पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया, तो आपको क्या लिखना है, 15 क्लॉज 4 किस संविधान संशोधन द्वारा आपका अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया, तो हमेशा आप लिखोगे फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। अगर केस के बारे में पूछा और उसमें दिया है चंपा दोईराजन केस, या तो मद्रास बना चंपा दोईराजन केस या चंपा दोईराजन बना मद्रास सरकार केस अगर पूछा गया, तो आप कभी भी क्या लिखोगे, आप 1951 जो दिया गया है वही चूज करोगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। फिर हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 5, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। देखिए अब क्या होता है, यहीं से धीरे धीरे आप देखोगे ना, ये जो रिजर्वेशन का मामला है ना ये बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कानून बनाया था कि रिजर्वेशन 10 साल में क्या होता था, खत्म हो जाता था। बस कुछ ही रिजर्वेशन बचते थे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समाज हित के कल्याण में लाने के लिए इनफ था। लेकिन जब जब जो नेताओं की सरकार थी, वैसे तो कांग्रेस की 30 साल तक थी लगभग, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी सरकार ना जाए, वो आरक्षण में आरक्षण करते गए और बाद में जो भी पार्टियां आती गई अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस आरक्षण को मेंटेन रखी है। तो कोई भी सरकार
उतना विस्तृत काम नहीं कर रही है। सेम चीज आप देखोगे 2020 में भी मोदी सरकार ने जब एंग्लो इंडियन को जो विधायिका में जो उनकी 2 सीटें थी उनको हट जाने दिया, परंतु जो SC ST का था उनका कार्यकाल क्या किया, यानी 10 साल के लिए वापस से उनको आरक्षण दे दिया। तो यानी ये हर सरकार करती है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ऐसा बोले मैं रिजर्वेशन का काम नहीं करती हूँ। हर सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हर सरकार कर रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 देखते हैं, आर्टिकल 15 क्या कहता है। इसके तहत लिख लीजिए पहले, इस अनुच्छेद के तहत राज्य अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के दाखिले में आरक्षण प्रदान करती है। अब यहां पे क्या है, दाखिले में, ठीक है, यहां पे क्या करती है, आरक्षण प्रदान करती है। किसके किसके लिए, जो आपकी जनजाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। कौन कौन से शिक्षा संस्थानों में, जो निजी हैं, ठीक है, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में भी, और जो सरकार द्वारा पूरा फंडिंग प्राप्त है या सरकारी हैं, ठीक है। ये दोनों तरह के शिक्षा संस्थानों में क्या किया इन्होंने, यह कानून मतलब अनुच्छेद पारित करके यह कानून के तहत लागू कर दिया गया कि यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, विशेषाधिकार दे सकती है। यानी यहाँ पे दाखिले में, एडमिशन में, कि भाई विशेष तरह से जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 22%, ठीक है, 27%, जो भी है 60.5%, ये रिजर्वेशन के तहत इन्हीं कास्ट के लोगों को, इन्हीं जाति के लोगों को क्या दाखिला दिया जाएगा। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में, ठीक है। और ये जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2005 में, ठीक है। ये 2005 में जोड़ा गया, 93वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया। और इसे और भी प्रभावित बनाने के लिए, ठीक है, एक अधिनियम भी पास कर दिया गया। यानी 2005 में ये जोड़ा गया और 2006 में, ठीक है, 2006 में इन्होंने क्या किया, केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, केंद्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम, ठीक है। यानी विशेष मत लिखो, सिर्फ प्रवेश आरक्षण लिख लो, प्रवेश आरक्षण। ये सिर्फ प्रवेश के लिए था, ठीक है, ये सिर्फ क्या था, प्रवेश के लिए था। ये प्रवेश के लिए आरक्षण था, ठीक है, जिसको 2006 में और प्रभावित करने के लिए इस पे क्या बनाया गया, एक कानून भी बना दिया गया, केंद्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम 2006। यानी इसको डबल मजबूती दी गई। पहले तो इसे आर्टिकल के तहत संविधान में शामिल कर दिया गया। देखिए क्या होता है, संविधान में जो अनुच्छेद होते हैं वो राज्य को अधिकार प्राप्त कर देते हैं कि वो विशेषाधिकार दे सकते हैं, ठीक है। और इसे फोर्सफुली लागू करने के लिए क्या बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कानून भी बना दिया गया, यानी अधिनियम बना दिया गया 2006 केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, जिससे ये क्या हो सके, और भी विशेष प्रभावित हो सके, ठीक है, विशेष प्रभावित हो सके। और एक केस इसमें भी लिख लो, क्योंकि क्या होता है, जब क्या होता है, संविधान के शुरुआत में जो अनुच्छेद थे, ठीक है, अगर कुछ एडिशनल अनुच्छेद जोड़े जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमेशा हर बार चुनौतियां दी जाती है। तो एक केस लिख लीजिए, अशोक कुमार ठाकुर केस, ठीक है। 2008 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, इस कानून के खिलाफ चुनौती दी, और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने खारिज कर दिया। और उसने क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए जो ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 है उसे वैध घोषित कर दिया, कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि विशेष परिस्थितियों में विशेषाधिकार दिया जा सकता है विशेष वर्गों के सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है। तो इसको खारिज कर दिया। तो ये केस कभी अगर अनुच्छेद 15 में आप लिख रहे हो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक एक पॉइंट उनका सारांश लिख दो और ये केस भी लिखोगे तो मैंने आपको बताया कि आधा मार्क्स आपका बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद चलिए, जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उसके बारे में लिख दिया जाता है अनुच्छेद
15 क्लॉज 6, ठीक है। 15 क्लॉज 6 यानी बहुत वेट के बाद 1 घंटा 33 मिनट 14 सेकंड के बाद ये अब आपके सामने आने जा रहा है, जिस तथ्य का हम लोग वेट कर रहे थे कि जिसने भी गूगल नहीं किया, जिसने भी पढ़ा नहीं था, उसके लिए ये चीजें यूनिक है। अगर जिसने भी पढ़ा है, जिसने भी गूगल कर लिया, तो उसका इंटरेस्ट तो थोड़ा डाउन हो गया है। तो ये जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से जो क्या है, पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण आरक्षण भी समझा जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 के तहत जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उसको 10% क्या दिया जाता है, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया? ये 103वां संविधान संशोधन द्वारा, ये कब आया था? 2019 में, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार बीजेपी ने तो एक और अच्छा काम कर दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण था, इसको सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी। बैकवर्ड जो भी था, बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो इसके लिए लेकर आई थी। लेकिन वो बाद में क्या था, उन्होंने पास किया, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कैंसिल कर दिया। बाद में वापस ये 130वां संविधान संशोधन जो है 2019, ये क्या था, 10% का आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे विवाद हैं, परंतु उसमें क्या देखा जा सकता है, ये जो आरक्षण है, ये ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी, ठीक है, इनके हितों, इनके आरक्षण में से कम भी नहीं करता है। तो यानी ये आरक्षण क्या है, वैध है, क्योंकि सामाजिक जातिगत आरक्षण के बाद अगर हमारा दूसरा उद्देश्य जो है वो आर्थिक दृष्टि से भी क्या करना है, आर्थिक जो दृष्टि से आर्थिक वर्ग है, उस कमजोर वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो ये क्या है, वैध है, ठीक है। ये वैध आरक्षण है, तो इसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, ये वैध आरक्षण है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी दिया जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि इनको भी इनके रिजर्वेशन में से कमी नहीं की गई, कटौती नहीं की गई, इसीलिए भी ये लीगल है। साथ ही साथ तीसरा, वो जो 50% का जो कैपिंग है, वो जो 50% का कैपिंग है, वो इनके लिए है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। तो ये 50% से इसको ज्यादा नहीं दिया जा सकता, परंतु 130वें के तहत किसको दिया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो यानी ये 10% भले बढ़ गया, परंतु ये जो रिकॉर्ड था इनका नहीं बढ़ा है, तो इसलिए भी ये क्या है, वैध है। तो अगर आप इन चीजों को समझ के रखोगे तो क्वेश्चन आपका कैसा भी आने दो एग्जाम में, मैं बोलता हूं आप लिख के आओगे। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल वर्ग है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो यही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण है, जो कि इसके आने के बाद जो ओपन कैटेगरी के लोग थे, ओपन कैटेगरी के लोगों को भी इस आरक्षण के जरिए क्या हुआ, रिजर्वेशन मिलना लग गया। लेकिन बहुत लोगों के तर्क है, अपवाद है कि यार इसमें इनकम का सोर्स डाल दिया गया, 8 लाख का इनकम है प्लस 2000 जो भी 2000 स्क्वायर फीट या जो भी जमीन है वगैरह वगैरह की जो मांग है, वो सब का भी इसमें मुद्दा दे दिया गया, जो कि युक्ति युक्त नहीं है, परंतु वो युक्ति युक्त है, ठीक है। ओपन कैटेगरी ऑलरेडी इतना डेवलप कर चुकी है कि उनके लिए ये चीजें भी बहुत है। हाँ, एक आय का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि और लोग भी उसका फायदा उठा सके। साथ ही साथ यहाँ ओबीसी में आप देख सकते हो कि क्रीमी लेयर को हटा दिया गया है, ठीक है। तो वैसे एससी और एसटी को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो यहाँ एससी एसटी पे भी जो सरकार है उसको सोचना चाहिए, और संविधान जो को संशोधन करने का जो हक दिया गया है विधायिका को, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जब तक वोट बैंक की राजनीति है, तब तक इस पे कोई भी नहीं सोचने वाला है, क्योंकि क्या है, हर आदमी को अपनी सत्ता बचानी है और वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो हमारे देश का विकास कब होगा, बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुसार, जब सामाजिक कल्याण यानी कल्याणकारी सामाजिक तत्वों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। तो वो समाजकारी तत्व कौन से हैं, जो नीति निदेशक तत्व में है। नीति निदेशक तत्व जो है वो हम मौलिक अधिकार के बाद भाग 4 में पढ़ेंगे, और जब उसको लागू कर दिया जाएगा तो एकल नागरिक संहिता, ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपका
जो आरक्षण है ये सब खत्म करना पड़ेगा, जो कि होने में लगभग 100 साल और चले जाएंगे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कल्याणकारी भारत, जो कल्याणकारी समाज बनाने की जो सपना है वो देखिए 100 साल में पूरा होगा। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो इसी के साथ मैंने जो भी आपको पढ़ाया, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप सारे लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं, ये नोट्स बनाते चलो। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो जो भी बना के लाऊंगा आपके प्रॉब्लम का सही सटीक तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो आप ये भी कमेंट कर दो कि मैंने जो चीजें पढ़ाया, भले आपने इसी वीडियो में सिर्फ पढ़ा, वो चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने। बाय।